हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमोसेलेक्टिविटी है। अब देखिए केमोसेलेक्टिविटी क्या होती है, जो हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे ना, फर्स्ट यूनिट थी हमारी, फर्स्ट यूनिट में ही हमें केमोसेलेक्टिविटी पढ़नी थी। अब जो केमोसेलेक्टिविटी होती है क्या होती है? केमोसेलेक्टिविटी मोस्टली वह रिएक्शन होती है जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के, मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाया जाता है, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, इस रिएक्शन में एक या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल के पास। उसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, सिर्फ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल पर दिखाई जाती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को प्रोटेक्टिंग ग्रुप के द्वारा प्रोटेक्ट कर लिया जाता है या उसको सिलेक्ट प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। अब जब एक ही फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिएक्शन कराई जाती है तो इसको एक केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन कहते हैं। केमोसेलेक्टिविटी का मतलब कुछ तरीके से भी आता है, केमो प्लस सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप पर रिएक्शन करानी होती है। केमो मतलब केमिकल, केमिकल ग्रुप जो होता है, केमिकल ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है, उस केमिकल ग्रुप पर ही हमें रिएक्शन करानी होती है, अदर पर रिएक्शन नहीं करानी होती है। उसके लिए हम रिएजेंट का यूज करते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट्स रिएजेंट्स होते हैं ना, इस टाइप की रिएक्शन में हम इस तरीके के रिएजेंट का यूज करते हैं, जिसको हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी कह देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी रिएजेंट भी कह देते हैं, कि रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज करते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के किसी फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन को दिखाता है। यहाँ पे पहले एक मिनट में एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए नॉर्मली एग्जांपल ये है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक कीटो नाइट्रो कंपाउंड यहाँ पे हमें मिला cis3CO एसीटो एथिल नाइट्रो नाइट्रो ब्यूटानोन, नाइट्रो ब्यूटानोन भी कह सकते हो आप, या कह सकते हो एसीटो एथिल नाइट्रो। ये वाला हमें एक मॉलिक्यूल मिला हुआ है। मॉलिक्यूल में यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये वाला जो कीटो ग्रुप है ना, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या है, एक हेटेरोएटम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्या है, ये भी हेटेरोएटम है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है और एक ये नाइट्रो ग्रुप होता है, जो नाइट्रोजन की वजह से ये फंक्शनल ग्रुप ये वाला होता है। अब इसकी रिएक्शन जब सोडियम बोरॉन हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, रिडक्शन जब इसका कराया जाता है, तो ये इस वाले ग्रुप को तो प्रोटेक्ट कर देता है, नाइट्रो ग्रुप को, तो ये हाइड्रोजन जस्ट इस वाले ऑक्सीजन पे आके रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें कंपाउंड ये देखने को मिल जाता है कि 1,2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो ब्यूटानोन ब्यूटेन, 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो ब्यूटेन, 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो ब्यूटेन भी कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं 1 नाइट्रो ब्यूटानोन, 1 नाइट्रो ब्यूटानोन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीसरे पे ऑन ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे हो गया ब्यूटानोल भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर जो हमें मिला सोडियम बोरॉन हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो एक फंक्शनल ग्रुप को क्या करा, उसने उसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप पे हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ, या एक ही फंक्शनल ग्रुप ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट लिया है, जिसकी वजह से हम इसे केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हमने सिलेक्ट किया है रिएक्शन करने के लिए। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट नहीं किया है, इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट किसके द्वारा करा, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के द्वारा। तो अब हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे एग्जांपल दिखाएंगे। और हाँ, थ्योरी पढ़ते हैं। केमोसेलेक्टिविटी इज अ सिलेक्टिव रिएक्शन ऑफ ए वन फंक्शनल ग्रुप। केमोसेलेक्टिविटी क्या है, केमोसेलेक्टिविटी एक सिलेक्टिव रिएक्शन है फंक्शनल ग्रुप के लिए, एक फंक्शनल ग्रुप के लिए दी जाती है, of a one functional group in the presence of other functional group in the same molecule. This reaction is called chemoselectivity. वो कह रहा है कि मान लीजिए जो केमोसेलेक्टिविटी होती है, ये एक सिलेक्टिव रिएक्शन होती है एक फंक्शनल ग्रुप के लिए। केमोसेलेक्टिविटी सिलेक्टिव रिएक्शन होती है जब किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप के लिए कराई जाती है। या मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप के साथ हमें रिएक्शन करानी होती है, बाकी को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, इसको हम केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन कहते हैं। केमोसेलेक्टिविटी इज अ सिलेक्टिव रिएक्शन ऑफ ए वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप।
केमिकल एक्टिविटी एक सिलेक्टिव रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शन ग्रुप, एक फंक्शन ग्रुप के लिए है इन द सेम मॉलिक्यूल, दिस रिएक्शन कॉल्ड केमिकल एक्टिविटी। तो नॉर्मली इस थ्योरी में क्या कहा, यही कहा कि किसी भी सेम मॉलिक्यूल में कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन जब किसी एक फंक्शनल ग्रुप के लिए रिएक्शन करानी होती है इसे हम केमोसेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। केमोसेलेक्टिव रिएक्शन को ही हम केमोसेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं, इसको हम सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। फिर उसने इसी पॉइंट को यहाँ पे याद करके लिख दिया, या तो डेफिनेशन ये वाली लिख दीजिए अगर चाहो तो फिर ये वाली लिख दीजिए। केमोसेलेक्टिविटी इज अ टर्म in which reagent react with one functional group in the presence of other functional group in the same molecule। वो कह रहा है कि केमोसेलेक्टिविटी एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा वर्ड्स है, केमोसेलेक्टिविटी इज अ टर्म इन which reagent react with one functional group in the presence of other functional group in the same molecule। वो कह रहा है किसी भी सेम मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ जो केमोसेलेक्टिविटी एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी टर्म है जिसमें जो रिएजेंट होता है ना, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स होता है, या रिड्यूसिंग रिएजेंट जो होता है सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, बल्कि उसमें और भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, लेकिन वो किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। वही चीज ये वाले पॉइंट में यहाँ पे दे रहा हूँ। केमोसेलेक्टिविटी इज अ टर्म इन विच, केमोसेलेक्टिविटी इज अ टर्म, केमोसेलेक्टिविटी एक टर्म है, एक वर्ड्स है in which reagent react with one functional group in the presence of other functional group। सिर्फ reagent जो होता है एक ही functional group के साथ react करता है, हालांकि वहां पे और भी functional group present होते हैं, in the same molecule में और भी functional group present होते हैं। इसी पॉइंट को यहाँ पे याद करिए। फिर दूसरा पॉइंट तीसरा लिख दिया इसने, या ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। when more than two functional group are present in a same molecule, when more than two functional group are present in a molecule but reagent react with one functional group, other will be protect, then this type of reaction is called chemoselectivity reaction। वो कह रहा है कि मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, जो रिएक्टिविटी को रिड्यूस करता है या फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, जो रिएजेंट होता है किसी एक फंक्शनल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करता है, अदर फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देता है, इस टाइप के रिएक्शन को भी हम केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन कहते हैं। ये समझ आएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट हमने दिए, एक ये वाला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट हमने ये दिया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया। इसमें से एक पॉइंट लिख दीजिए जो सा आपको इजी लगे, या 2 पॉइंट कर दीजिए। अगर तीनों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो सिर्फ एक पॉइंट वैसा भी लिख दीजिए कि केमोसेलेक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है, केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे हमने यहाँ पर एक क्या दिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया, जो ये वाला एग्जांपल है जो मैंने सबसे शुरू में मैंने बता दिया था आपको। चलो फिर वो एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। मेन पॉइंट, कंसीडर द केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन बाय कीटोन एल्डिहाइड एस्टर etc in the presence of reducing reagents सोडियम बोरोन हाइड्राइड। उसने कहा कि अब हम केमोसेलेक्टिविटी को रिएक्शन को समझ सकते हैं बाय कीटोन एल्डिहाइड एस्टर, जो कीटोन तथा एल्डिहाइड, कीटोन के द्वारा समझ सकते हैं, एल्डिहाइड के द्वारा समझ सकते हैं, एस्टर कंपाउंड के द्वारा समझ सकते हैं, etc और अदर कंपाउंड भी हम ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। अब ये वाला हम कीटो कंपाउंड सबसे शुरू में हम कीटो ग्रुप ले लेते हैं। कीटो ग्रुप की रिएक्शन हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं, जो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स है। अब सोडियम बोरोन हाइड्राइड की प्रेजेंस में सब रिएक्शन कराई जाती है। ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन एज इट इज रहती है, ये प्रोटेक्ट रहती है, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से हमें ये कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस वाले कंपाउंड को आप ब्यूटानोन भी कह सकते हो, हाँ 1 नाइट्रो ब्यूटानोन भी कह सकते हो आप चाहो तो, ब्यूटानोन ही कह सकते हो, या एसिटो एथिल नाइट्रो, एसिटो एथिल नाइट्रो, एसिटो नाइट्रो एथेन नहीं कह सकते, ब्यूटानोन ही कहना पड़ेगा क्योंकि कंबाइंड है। 1 नाइट्रो ब्यूटानोन कहोगे, इसको आप 1 नाइट्रो ब्यूटानोन कहोगे, क्या आपकी यहाँ पे हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, आप कह सकते हैं 1 नाइट्रो 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, इसको इस वाले कंपाउंड का ये नाम भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कीटो कंपाउंड लिया, उसमें कोई सा भी ग्रुप लगा दीजिए, नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, लेकिन रिएक्टिविटी इससे सिमिलर भी हो सकती है, रिएक्टिविटी डिफरेंस भी हो सकती है। अभी अदर हम बहुत सारी इसमें गाइडलाइन देखने को हमें मिलती है कि मतलब एक तरीके से एग्जांपल देता है केमोसेलेक्टिविटी।
क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है रिएक्शन करानी है, केमिकल सिलेक्टिविटी रिएक्शन किन किन रिएक्शन को प्रोसीड करती है, किन किन रिएक्शन को दिखा सकती है। तो यहाँ पे अब हम गाइडलाइन, तो यहाँ पे वो गाइडलाइन कहता है, या मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट देता है, बहुत सारे वो मेथड देता है कि केमिकल सिलेक्टिविटी रिएक्शन जो होती है उसमें हम इस तरीके की रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं। देयर आर मेनी गाइडलाइन फॉर सिलेक्टिव रिएक्शन ऑफ ए वन फंक्शनल ग्रुप या केमिकल सिलेक्टिविटी रिएक्शन। उसने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइन होती है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो सिलेक्टिव रिएक्शन के लिए, सिलेक्टिविटी रिएक्शन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप, वन फंक्शनल ग्रुप की सिलेक्टिविटी रिएक्शन के लिए दिखाता है। या देयर आर मेनी गाइडलाइन फॉर केमोसेलेक्टिव रिएक्शन, केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन, यहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइन होती है जो केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन के लिए दी जाती है। या कह सकते हैं आप देयर आर मेनी गाइडलाइन फॉर सिलेक्टिव रिएक्शन फॉर वन फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ वन फंक्शनल ग्रुप के लिए तो सिलेक्टिव रिएक्शन दी जा रही है गाइडलाइन। पहली गाइडलाइन क्या कहता है वो, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे। व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप हैव different reactivity in target molecule, then more reactive functional group react alone. This reaction considered by synthesis. उसने पहली गाइडलाइन में कहा कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, दो उस मॉलिक्यूल के पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या डिफरेंट रिएक्टिविटी है। डिफरेंट रिएक्टिविटी का मतलब यही है कि उसके पास डिफरेंट रिएक्टिविटी वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। किसी भी मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट रिएक्टिविटी वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर उसने लिखा इन द टारगेट मॉलिक्यूल देन मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट अलोन। उसने कहा कि जो इसमें जिसकी रिएक्टिविटी, जिस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो अकेला ही रिएक्ट करता है, लेस रिएक्टिव वाला रिएक्ट नहीं करता है। वो बाद में कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन जो पहले जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी पहले वो रिएक्ट करेगा। दिस रिएक्शन कंसिडर्ड बाय सिंथेसिस। उसने कहा कि जो ये रिएक्शन जो होती है केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन सिंथेसिस के द्वारा समझी जा सकती है, रेट्रोसिंथेसिस के द्वारा नहीं समझी जा सकती है। रेट्रोसिंथेसिस में हम क्या बता रहे थे, रेट्रोसिंथेसिस में किसी भी कंपाउंड को हम ब्रेक करते थे, ब्रेक डाउन करते थे, उसका क्या करते थे, फ्रेगमेंटेशन करते थे, जिसकी वजह से हमें रिएक्टेंट का पता लगाना होता था कि ये वाला कंपाउंड किन किन रिएक्टेंट से मिलकर बना हुआ है। तो जो हम इसमें पढ़ रहे थे डिस्कनेक्शन अप्रोच यूनिट 3 में भी, हाँ डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम पढ़ रहे थे ये सब। तो लेकिन अब जो केमोसेलेक्टिविटी आती है, ये डिस्कनेक्शन अप्रोच में जो रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसको इतना महत्व नहीं देती है, लेकिन उसके बाद जो सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस के द्वारा ही केमोसेलेक्टिविटी को समझा जा सकता है। यहाँ पे हमने इस वाले मॉलिक्यूल की पहले रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखा दी है, बाद में सिंथेसिस रिएक्शन दिखाई गई। रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन में ये वाला हमें कंपाउंड मिला है, एस्टर कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, COO CH2 NH2, ठीक है ना। CH3 यहाँ पे CH3 मान लीजिए, यहाँ पे CH है, CH क्यों होगा यहाँ पे CH है, हाँ CH है, CH COO CH2। यहाँ पे दो बेंजीन की रिंग दी गई है, बेंजीन की रिंग आपस में ऑक्सीजन के द्वारा कंबाइन की गई है। इस वाले यहाँ पे एसिटो ग्रुप, यहाँ पे एसिटो COO एसिटो ग्रुप है, यहाँ पे CH2 NH2, ये एमीन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसका डिस्कनेक्शन हमें कराना होता है। डिस्कनेक्शन कहाँ से पॉसिबल होता है, यहाँ से डिस्कनेक्शन पॉसिबल, यहाँ से कराओगे, यहाँ से नहीं। तो ये एस्टर जो होगा ना, ऑक्सीजन तथा कीटो ग्रुप के बीच में से ये वाला जो एस्टर होता है, एस्टर मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू इस वाले ऑक्सीजन के, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो ऑक्सीजन होती है ना, ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये वाला मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू इस वाले ऑक्सीजन के। ये वाला एस्टर ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप पहले ये वाला ही रिएक्ट करता है। अब जैसे ये वाला है, यहाँ पे यहाँ से डिस्कनेक्शन कराया, यहाँ पे कीटो ग्रुप मिला, यहाँ पे पॉजिटिव मिला, यहाँ पे कीटो ग्रुप मिल गया, यहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा CH2O। यहाँ पे ऑक्सीजन और लगाइए, उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाइए। कीटो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला चार्ज यहाँ पे गलत है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। CH2 के साथ ऑक्सीजन और लगेगी यहाँ पे, जिसको हम सिंथेंस कहते थे। ये क्या था, सिंथेंस था। अब सिंथेंस के द्वारा यहाँ पे हमें एसिड तथा एमीन अल्कोहल यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि एस्टर जो बनता है ना, अल्कोहल तथा एसिड के कॉम्बिनेशन द्वारा ही बनता है। यहाँ से वाटर रिमूव हुआ होगा, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ होगा। एसिड तथा अल्कोहल ने जब रिएक्शन कराई होगी, वाटर रिमूव होने के बाद एस्टर बन चुका होगा। तो ये वाला हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से हमें मिल जाता है। ये वाला एसिड ग्रुप मिल जाता है, ये हमारा अल्कोहल मिल जाता है, जिसको CH2 NH2। अब ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट हमारा मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, इसको हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं कह सकते। ये भी एक कंपाउंड है जो दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के द्वारा बना है, ये वाला जो कंपाउंड होता है। अब इसका डिस्कनेक्शन हम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस वाले कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच से कराएं,
ये इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डिस्कनेक्शन कराए। अब पॉसिबिलिटी इस वाले कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच से डिस्कनेक्शन पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो क्योंकि ऑक्सीजन जो ग्रुप होता है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे चले आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा स्टेबल कंपाउंड बना लेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ बेंजीन की रिंग एज इट इज निकल जाएगी। मान लीजिए इसको बेंजोइक एसिड फिनोल निकाल दिया जाए, फिनोल तथा बेंजोइक एसिड भी तो निकाल दिया जाता है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो होती है ना, ये वाला जब डिस्कनेक्शन जो दिखाया जाता है इस कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्वारा, इस रिएक्शन में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिल जाता है। यहाँ पे हमें जब इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज मिलता है, इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैक करता है, जिसकी वजह से पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो यहाँ पे क्लोरीन हम दिखा देते हैं, जिसकी वजह से सिंथेटिक इक्विवेलेंट 2 हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये क्या है, रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखा दी। अब रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन में आपको केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन का भी पता नहीं चल रहा है। केमोसेलेक्टिविटी का रिएक्शन का रेट्रोसिंथेसिस के द्वारा कंसिडर नहीं किया जा सकता है, उसे सिंथेसिस के द्वारा कंसिडर किया जा सकता है। अब कंसिडर कैसे किया जाता है, अब जैसे क्लोरीन और पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है, जब ये आपस में रिएक्शन करता है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है। यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, जो पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है ना। अब हमें ऐसा कंपाउंड लेना था जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। एक रीजन ये भी है, जो हमने डिस्कनेक्शन जो कराया ना, यहाँ से डिस्कनेक्शन ना करके यहाँ से डिस्कनेक्शन क्यों कराया, क्योंकि हमें एक ऐसा कंपाउंड भी चाहिए था जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, इसलिए हमने डिस्कनेक्शन इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के से ना करा के इस वाले कार्बन ऑक्सीजन से कराया है। अब सिंथेसिस ऑफ एस्टर, एस्टर के सिंथेसिस के द्वारा यहाँ पे हमें केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन का पता चलता है। यह यहाँ पर पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होती है। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन, अब सोडियम बोरोन हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हमें करानी होती है, तो जो बेंजीन की रिंग जो होती है, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड निकल के ये बेंजीन की रिंग यहाँ एस्टर के पास भी तो जाकर बॉन्डेड हो सकती है या नहीं हो सकती है, या यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ से भी बॉन्डेड हो सकती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, इस वाले जो वाला जो गाइडलाइन 1 थी, हमारी गाइडलाइन 1 है ना, इसमें हमने पढ़ा कि या मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो वाला फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एसिड तथा हाइड्रोक्सी की प्रेजेंट में इस वाले ग्रुप पे ये वाला ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। एसिड ग्रुप इतना रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है, तो इस वाले पॉइंट के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है, बेंजीन यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। ये सोडियम बोरोन हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। सोडियम बोरोन हाइड्राइड कह सकते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह, प्रोटेक्टिंग ग्रुप तो नहीं है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप डायरेक्ट किसी भी मॉलिक्यूल पे रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारा कंपाउंड एसिड यहाँ पे बन जाता है। अब हमें एस्टर बनाना होता है, तो इसकी रिएक्शन CH2 NH2 एमीन अल्कोहल के साथ कराते हैं। एमीन अल्कोहल एल्किल अल्कोहल के साथ कराए जाते हैं। एमीन अल्कोहल होता है OH CH2 NH2। अब यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप में से क्या निकलता है, OH नेगेटिव निकलता है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव उठाकर वाटर रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इथोक्सी, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आता है, इथोक्सी पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कीटो ग्रुप है, इथोक्सी हुआ, तो ये हमारा एस्टर बन जाता है। तो इसमें केमोसेलेक्टिविटी रिएक्शन हमें इसमें देखने को मिल जाती है। ये हमारा मॉलिक्यूल होता है कौन सा, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है, तो ये इस वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। अब इस वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, जो वाला ऑक्सीजन होता है इस वाले के साथ रिएक्ट करता है, इस वाले के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि रिड्यूसिंग रिएजेंट की प्रेजेंट में इसकी रिएक्टिविटी जो हाई रिएक्टिव, जिस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसके साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे जब एसिड बन, बाद में ये वाला हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है। अब इनकी रिएक्टिविटी, तो एसिड की रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, एस्टर हमें बनाना होता है, इसके लिए वजह से यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल जाता है, H पॉजिटिव यहाँ से निकल के हमारा एस्टर यहाँ पे बन जाता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल तो ये हुआ, एक एग्जांपल हमने ये वाला दिखा दिया था, एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दिखा दिया। वही गाइडलाइन 2 आ रही है। देखिए हमें इसमें टोटल गाइडलाइन जो पढ़नी है 6 गाइडलाइन हमें पढ़नी है केमोसेलेक्टिव रिएक्शन में। गाइडलाइन 2 पढ़नी है, गाइडलाइन 3 पढ़नी है, गाइडलाइन 4 पढ़नी है, गाइडलाइन 5 पढ़नी है, गाइडलाइन 6 पढ़नी है। गाइडलाइन 6 का एग्जांपल है गाइडलाइन
5 का भी एग्जांपल दिया हुआ है, 4 में भी एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, 3 में भी एग्जांपल दिया हुआ है, 2 में भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे थ्योरी लिखी है हमने। फिनोलेट आयन मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। उसने कहा कि जो फिनोल ग्रुप से तो हम रिएक्शन करा रहे हैं, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसने कहा कि जो फिनोलेट आयन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। अब जब इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला जो कंपाउंड होता है, मान लीजिए ये वाला जब हम सिंथेसिस रिएक्शन करा रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एस्टर करा रहे हैं, सोडियम बोरान हाइड्राइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन निगेटिव आयन बन जाएगा। ऑक्सीजन निगेटिव आयन बन जाएगा। मान लीजिए इस वाले जो बेंजीन है, क्लोरीन तो यहाँ से निकल गई है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज मान लीजिए, यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए एक तरीके से, इस वाले CH3COO पे भी निगेटिव चार्ज मान लीजिए। अब जो ये दो एनायन ग्रुप बन रहे हैं, एनायन ग्रुप ये बना, एक एनायन ये बना, एक कार्बोक्सिलेट एनायन बन गया, एक फिनोलेट एनायन बन गया। अगर इस वाले ऑक्सीजन को फिनोलेट एनायन कहा जाएगा, इसको कार्बोक्सिलेट एनायन कहा जाएगा। अब जो बेंजीन ग्रुप पॉजिटिव जो चार्ज होगा, जो ये रिएक्शन करेगा फिनोलेट आयन से ज्यादा रिएक्ट करेगा कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट एनायन से, क्योंकि जो फिनोलेट एनायन होगा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट एनायन से। और इसने थ्योरी में यहाँ पे आगे लिख दिया, थ्योरी में जो लिखा था यहाँ पे इसने ये चीज लिखी, फिनोलेट आयन मोर रिएक्टिव, फिनोलेट एनायन मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट एनायन, कि फिनोलेट एनायन ज्यादा रिएक्टिव होता है कार्बोक्सिलेट एनायन से, इसलिए जो बेंजीन क्लोराइड होता है फिनोलेट एनायन पे ही रिएक्ट करता है। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ना, वहीं से हाइड्रोजन निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन एटम नहीं निकलता है। वहीं गाइडलाइन 2 की अगर हम बात करें, गाइडलाइन 2 में क्या कहता है वो, व्हेन वन फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट मोर देन वन टाइम, समटाइम स्टार्टिंग मटेरियल या रिएक्टेंट compete with first product. अच्छा, at that time the reaction will be successful when target molecule is less reactive than starting material. अच्छा, उसने कहा कि गाइडलाइन सेकंड में कह रहा है कि कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एक से अधिक बार रिएक्ट करता है, एक से अधिक बार रिएक्ट कर सकता है, करता नहीं, एक से अधिक बार रिएक्ट कर सकता है, जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है, हमारा जो रिएक्टेंट होता है, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट करता है, उसके साथ कंपटीशन भी करता है, उसके साथ कंपीट भी क्या करता है, उसके साथ तुलना भी करता है। उसके तुलना के बेस पर ही हमें इस रिएक्शन को प्रोसेस माना जाता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं कंप्लीट हुई है। उसने कहा कि एट दैट टाइम the selection will be successful when target molecule is less reactive compared to starting material या compared to reactant। उसने कहा कि रिएक्शन तब सक्सेसफुल होती है जब टारगेट मॉलिक्यूल हमारा, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू रिएक्टेंट। अगर वो स्टेबल है, रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलवेज स्टेबल ही बनता है। लेकिन इस केस में जब फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक बार रिएक्ट कर लेता है, कुछ केस इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं गाइडलाइन 2 के अकॉर्डिंग, जिसमें प्रोडक्ट जो होता है ना वो रिएक्टिव हो जाता है कंपेयर टू रिएक्टेंट के, तो उसको रिएक्शन को ब्लॉक की जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉक कर वहां पे अलग तरीके से प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किए जाते हैं, वो अलग हम गाइडलाइन में बताएंगे। तो अभी सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि व्हेन वन फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट मोर देन वन टाइम, जब कोई भी वन फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक बार रिएक्ट करता है। अब स्टार्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट के साथ कंपीट करता है, कंपीट मतलब तुलना करता है, एट द टाइम, उस टाइम पे द रिएक्शन विल बी सक्सेसफुल व्हेन टारगेट मॉलिक्यूल या व्हेन प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू रिएक्टेंट। ये रिएक्शन उस टाइम पर रिएक्शन तब पॉसिबल होगी तब प्रोडक्ट हमारा लेस रिएक्टिव होगा कंपेयर टू टारगेट मॉलिक्यूल। यहाँ में किसने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल वही दिया, उसने रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन को दिखा दिया, यहाँ पे सिंथेसिस रिएक्शन को दिखा दिया। जैसे मैंने बताया ना, क्या बताया मैंने कि जो केमोसेलेक्टिविटी है रेट्रोसिंथेसिस के द्वारा कंसीडर नहीं की जा सकती है, उसको हम सिंथेसिस के द्वारा कंसीडर करते हैं। उसको कंसीडर मतलब सिंथेसिस के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो इसके हमने रेट्रोसिंथेसिस, यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड टारगेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसने लिया एसिटिल CH5CH2CH2COOCl। तो क्या हुआ है, CH5CH2COOCl फॉर्मिक क्लोराइड HCOO
HCOH HCOO फॉर्मिल HCOOCl फॉर्मिल क्लोराइड की कब होता है, फॉर्मिल क्लोराइड बेंजाइल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन HCH यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हो गया, हाँ फॉर्मिल क्लोराइड कह सकते हैं इसको, बेंजाइल फॉर्मिल क्लोराइड। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ना, इससे CH3 यहाँ पे प्रेजेंट CH2OH, लेकिन CH2OH आता OH की वजह से यहाँ पे COCl क्या हो सकता है, ये एस्टर लिया है यहाँ पे, इसने भी एक एस्टर कंपाउंड लिया है, इसका नाम क्या हो सकता है, नाम क्या हो सकता है इसका, C6H5CH2 बेंजील एस्टर है, CH3COOH एसिटिल क्लोरोएसिड, बेंजीन क्लोरोएसिड, बेंजीन क्लोर CH3COOH हाइड्रोजन निकला तो क्लोरोएसिड बना, क्लोरोएसिटिक एसिड बना, क्लोरोएसिटिक एसिड के यहाँ पे बेंजीन रिंग को जब कंबाइन कर दिया, क्लोरोएसिटिक एसिड बेंजीन क्लोरोएसिटिक एसिड, हाँ बेंजीन क्लोरोएसिटिक एसिड यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल लिया, इसका कुछ अदर नाम भी हो सकता है। प्रोडेक्टर सिंथेसिस में यहाँ पे उसने एक एस्टर ग्रुप यहाँ पे ले लिया C6H5CH2COOCl, ठीक ले लिया। अब जब इसका डिस्कनेक्शन हमने दिखाया तो डिस्कनेक्शन हमें कहाँ से, कीटो पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हम कॉम्बिनेशन नहीं दिखा सकते, तो कॉम्बिनेशन डिस्कनेक्शन हम कहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से डिस्कनेक्शन हमने दिखाया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, इसको हमने सिंथेंस कहा। इसे क्या कहा, सिंथेंस कहा। सिंथेंस की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज पे कोई नेगेटिव एटम अटैक करेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव एटम, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोक्सी, तो बेंजाइल अल्कोहल C6H5 बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पे नेगेटिव क्लोरीन मान लीजिए, डाइक्लोरो CCl तो कार्बोनिल क्लोराइड, यहाँ पे हमें क्या मिला, कार्बोनिल क्लोराइड, जिससे हमें पता चला जो ये हमारा एस्टर जो कंपाउंड है, ये एस्टर जो बना है ये किससे बना, बेंजील अल्कोहल तथा कार्बोनिल क्लोराइड की कॉम्बिनेशन के द्वारा एस्टर बना है। अल्कोहल तथा एसिड के कॉम्बिनेशन के द्वारा भी एस्टर बनता है, मैंने इसे बताया था ना, अल्कोहल तथा एसिड के द्वारा भी। एसिड कौन सा लेना होगा हमें, क्लोरोएसिटिक एसिड यहाँ पे लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ा, क्लोरोएसिटिक, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हमें क्लोरीन भी यहाँ पे दिखाना है, क्लोरीन भी है यहाँ पे, क्लोरोएसिटिक एसिड CH2COOH क्लोरोएसिटिक एसिड होगा, यहाँ पर हम वो कंपाउंड, फिर उसके बाद थोड़ी रिएक्शन में प्रोसीड हो जाएगी। यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड ले लिया हमने, या एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए, कार्बोनिल क्लोराइड के एसिटिल क्लोराइड, लेकिन पॉजिटिव पे नेगेटिव एटम अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से Cl आता है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, इसे कार्बोनिल क्लोराइड आएगा। कार्बोनिल क्लोराइड बेंजील अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने भी ये वाला कंपाउंड हमें दे देता है। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद ये वाला। अब यहाँ पर सिंथेसिस रिएक्शन को आप समझिए, बेंजाइल अल्कोहल कार्बोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है, क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में निकलता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में, यहाँ से निकल जाते हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज बचता है, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन यहाँ पे कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाता है, टारगेट मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है। लेकिन इसने क्या कहा, उसने कहा कि जब रिएक्टेंट से जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, या लेस रिएक्टिव होगा, और या ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब ये इनकी रिएक्टिविटी, इन दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बनता है तो इसकी रिएक्टिविटी इनसे कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन देखने को हमें मिल जाता है। जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें कॉन्जुगेशन देखने को मिल जाता है। जो कॉन्जुगेशन किस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उस कंपाउंड की। ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, जैसे ये वाला बॉन्ड लोन पे रिफ्लेक्टोन यहाँ जाता है, डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन की जगह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उस एज इट इज ये वाला बॉन्ड जैसे इस लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन का नेगेटिव वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन इस वाले टारगेट मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू रिएक्टिव। तो गाइडलाइन तो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइडलाइन 3 की, गाइडलाइन 3 और गाइडलाइन 4, गाइडलाइन 6, गाइडलाइन 5, गाइडलाइन 6 को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। गाइडलाइन 2 को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, गाइडलाइन 3, गाइडलाइन 4, गाइडलाइन 5 को,
और शिफ्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।